बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस वक्त सिचुएशन ये है, कन्फ्यूजन है। मौसम के एतबार से नहीं, मौसम तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त बारिश का स्पेल मुल्क के तूल अर्ज में जारी है, वो तो अपनी जगह, लेकिन सियासी मौसम में क्या हो रहा है इस वक्त। तहरीक इंसाफ की बड़ी ख्वाहिश है कि वो किसी तरीके से जो तहरीक है उसको किसी तरीके से गरमा सकें, और वो जो बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया था, अलीमा खान साहिबा ने फरमाया था कि 5 अगस्त को उसका पीक पॉइंट होना चाहिए, नुक्ता अरूज होना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं हुआ। और फिर जो 3 रहनुमा, अगर हम उनके विजुअल्स भी दिखा सकेंगे आपको, तो आप देखिएगा कि जुनैद अकबर साहब भी थे, फिर सलमान अकरम राजा साहब भी थे, और फिर दरमियान में विराजमान थे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब, जो कि सियासी लिहाज से कोई ओहदा नहीं रखते, लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि वहां पर ऐलान 90 रोजा तहरीक का उनकी जानिब से किया गया। अब बाद अज़ां क्या हुआ, बाद अज़ां जुनैद अकबर साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं है 90 रोज कहाँ से आया मामला। सलमान अकरम राजा साहब ने भी बाद में इससे लाताल्लुकी का ऐलान किया, कहा कि तहरीक तो है लेकिन 90 रोज का मामला नहीं है। तो उस पर काफी सवाल उठ रहे थे, काफी कंफ्यूजन पे बात हो रही थी कि क्या होगा। फिर टाइम गेन करने की कोशिश भी कहा गया इसको। फिर मौलाना साहब पे जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब ने वार किए, उस पर भी काफी सवाल उठाए गए, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने क्या फरमाया, जरा आप सुनवाते हैं। खान साहब का हुक्म है वही हुक्म है, उसके अलावा कोई तारीख, कोई 90 दिन कोई मानी नहीं रखती। जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की, तो मैं देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है, और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तालीबी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों ट्वीट की किसी ने, फिर क्या वजह थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। कोई जरूरत नहीं रब्ता करने की, जिसने गलती की है वो माफी मांगे। फार्म हाउस जाने से मुतालिक भी जब उनसे पूछा गया कि वहां क्यों गए थे, क्या सिलसिला था, तो क्या फरमाया वो जरा देख लीजिए। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे, ना जाती तो बहुत बेहतर था। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को पैसे की वजह से टिकट नहीं देगी। अच्छा, 90 दिन से मुतालिक भी सलमान अकरम राजा साहब ने फरमाया, मुशावरत से मुतालिक वो भी जरा देख लीजिए क्या कहा उन्होंने। ये 90 दिन कहां से फिगर आया है? आप तो सेक्रेटरी जनरल जी, ये इस हवाले से पार्टी के अंदर कोई मुशावरत नहीं हुई। ये अली अमीन साहब की अपनी एक राय हो सकती है, ये पार्टी का कोई फैसला नहीं है। पार्टी के लिए इमरान खान साहब भी की जो राय है या हुक्म जो है वो मुकद्दम है। उन्होंने यही कहा है इमरान खान साहब ने कि 5 अगस्त को इस तहरीक को अपने उरूज पर होना चाहिए। इससे आगे की कोई बात उन्होंने नहीं कही। 90 दिन की जो बात है पार्टी के अंदर कहीं नहीं हुई। सूरत हाल तो यही है। अच्छा, फिर जुनैद अकबर साहब भी लाताल्लुकी का ऐलान करते दिखाई दिए, वो भी जरा देख लीजिए। ये मेरे लिए भी शॉकिंग थी। मैंने जब सीएम साहब को सुना, क्योंकि सीएम साहब के साथ मैं साथ बैठा था उस टाइम, तो इसी कोई बात नहीं थी हमारे नोटिस में, तो इसी कोई 90 दिन का नहीं था। हो सकता है सीएम साहब ने अपने तौर से कहा हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल की पॉलिटिकल कमेटी या बाकी क्यादत के नोटिस में ये 90 दिन पहले से था। अच्छा, फिर एक और चीज थी, ये जो आर या पार की बात की अली अमीन गंडापुर साहब ने। एक तो इस मामले से लाताल्लुकी हो गया जो 90 दिन की उन्होंने बात की, और इससे इंप्रेशन ये जा रहा था कि पार्टी शायद तैयार हो गई है। वैसे तो मामला आईनी और कानूनी है, अदालती है, लेकिन वो पार्टी चाह रही थी कि किसी तरीके से उनको बाहर निकाला जाए। लेकिन इससे इंप्रेशन ये गया कि पार्टी शायद तैयार हो गई है 90 दिन तक मजीद बानी पीटीआई को अंदर रखने पर। उसके ऊपर अब आपने देखा कि इजहार लाताल्लुकी आ रहा है। पहले साथ बैठे और फिर उसके बाद लाताल्लुकी का ऐलान भी कर दिया। अब यह है कि आर या पार की जो बात हुई, तो आर या पार वाला मामला बजायर अगर आप सुने तो आपको लगता ही है कि बड़ा एक स्विफ्ट किस्म का मामला होगा, लेकिन यहां पर वो 90 दिन तक मुहित है। उस पर रिएक्शन भी सामने आया है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया। कहते हैं जरा देखिए। जिस तहरीक का नाम ही आर या पार है, उसको कौन इतना टाइम देगा कि ये पहले आर करे और उसके बाद पार करे? इनको पार करने से पहले ही आर कर दिया जाएगा। अब इनके साथ जो होगा तो फिर जस्टिफाइड होगा ना। इनके साथ क्या होगा राणा साहब? जो भी होगा इनके साथ वो सारा कुछ होगा जिसके साथ ये ना आर हो सके, ना पार हो सके, ना नुक्ता अरूज हो सके। अच्छा, अब बात आ गई है सूबे से मुतालिक भी। अब आप ये देखिए कि अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में कहा जाता है कि वो सुबह नहीं संभाल पा रहे, और वहां पर कंसर्न्स पाए जाते हैं। और एक और अदम एतमाद का मामला भी है, जिस पर गवर्नर साहब भी काफी, ना सिर्फ ये कि गवर्नेंस के हवाले से बात करते हैं, बल्कि वो अदम एतमाद के हवाले से भी नंबर्स गेम की बात करते हैं। इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने बात की, और उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर से ही तब्दीली हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अब उन्होंने मजीद भी इस पर कुछ फरमाया। जरा देखिए।
सूबे को तब्दीली की ज़रूरत है, बजाय इसके कि अपोजिशन मिले और लोगों को तोड़ें, एक दूसरे के साथ सौदाबाजियां करें। नई एडमिनिस्ट्रेशन पार्टी के अंदर से उठती है और सूबे को संभालती है, तो मैंने कहा मुझे इस पर कोई इतराज नहीं होगा। अफसोस की बात यह है कि यहाँ हम अपोजिशन में हैं और हम एक दूसरे के अरकान के खिलाफ उनकी रुकनीत मुअत्तल करने के लिए जा रहे हैं कोर्टों में। अभी भी हमारे खिलाफ मुस्लिम लीग गई है, हुक्मरान भी हमें लच्चर ज़बान में जवाब देते हैं और गालियां देते हैं, और हमारे अपने अपोजिशन के दोस्त भी हमारे खिलाफ कोर्टों में घूम रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में आप अदम एतमाद का सोच रहे हैं। चलें जी, तो अब इस पर जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वजीर आजम पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए। और JUIFA के तर्जुमान हैं असलम गौरी साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया असलम साहब आपके वक्त का भी। इख्तियार वली खान साहब, ये तो मतलब यू गाइस आर ब्लेस्ड कि अब एक तहरीक शुरू होने जा रही थी और उस तहरीक में जिस तरीके से हमने इब्तदाइये में बयान किया, लग ये रहा है कि विद इन द पार्टी इतनी कंफ्यूजन है कि दाएं बाएं बैठे हुए लोग अब लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं 90 दिन के बयानिए से। तो यू आर ब्लेस्ड आई वुड से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अशफाक सती साहब। देखें, मैं आपको आपके शो में पहले बता के गया हूं कि ये तहरीक जो है ये कुछ चलती हुई दिखाई नहीं देती। आज जैसे 90 दिन से लोगों ने लाताल्लुकी का इजहार किया है, अगले दिनों में आप देखेंगे कि ये लोग तहरीक से लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे। अच्छा, और तहरीक कौन सी तहरीक? तहरीक के लिए तारीख क्या रखी गई है? मैं तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जिक्र भी किया। अच्छा, 5 अगस्त प्रिसाइसली क्यों रखा गया? 5 अगस्त का मतलब यह है कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 का इलीगल उसको यूज करके उसकी इम्पोजिशन कश्मीर की हैसियत को चेंज करने की कोशिश की गई। तो मैं तो ये समझता हूं, लेकिन वो भारत ने की थी, भारत ने की थी। लेकिन यहां पर अब भारत जो है वो वहां पर अपना जश्न मना रहा होगा, कश्मीरी जो है वो अपनी विपता कर रहे होंगे, वो अपनी जदोजहद आजादी और यकजहती कश्मीर के नारे बुलंद करेंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हो या पाकिस्तान हो, यहां पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कौन सा नारा गूंजाना चाहते हैं इस गली मोहल्लों में, चौकों में, चौराहों में? ये तो ऐसा ही है कि ये मोदी का बयानिया जो इंडिया का बयानिया है, ये उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, ये उसकी सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में 5 अगस्त को अगर इन्होंने इसको ये कौम के सामने रखते हैं, मैं यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट हुब्बुल वतनी के या गद्दारी के नहीं बांट रहा हूं, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। वो तो शायद उसको अपनी गिरफ्तारी के दिन से उसको कनेक्ट कर रहे थे मेरे ख्याल में बानी पीटीआई वुड से। उनकी गिरफ्तारी की और भी कोई तारीख पहले भी हो सकती थी, बाद में भी हो सकती थी, लेकिन प्रिसाइसली हम तो ये समझते हैं कि जब इंडिया ने 370 का इस्तेमाल किया था, उसके बाद भी हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की सियासत क्या थी, उस पर उनका नैरेटिव क्या था। 1 मिनट की खामोशी, 2 मिनट की खामोशी, बैठ जाओ, लेट जाओ, खड़े हो जाओ, खामोश हो जाओ, ये सारी चीजें थी। जुम्मे को वो निकलते होते थे। अब अगर मैं आऊं तहरीक इंसाफ की अपनी अंदरूनी सियासत पर, तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इसमें दर्जनों किस्म के इसमें फिक्शंस बन चुके हैं। अच्छा, अली अमीन जो है वो किसी और तरफ जा रहा होता है, सलमान अकरम राजा साहब किसी और तरफ भी जा रहे होते हैं। सलमान अकरम राजा साहब और जो बैरिस्टर चेयरमैन है गौहर, वो ये एक थाली में खाते नहीं है, एक दस्तरखान पे बैठते नहीं है, इनका आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता। अच्छा, असद कैसर का अलग एक धड़ा है। तो मामलात इनके हैं, पंजाब को इन्होंने माइनस ही कर दिया। आपने देख लिया कि ये आलिया हमजा को मीटिंग में ना बुलाने का मकसद क्या था। चीफ ऑर्गेनाइजर हैं वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, पंजाब में प्रोग्राम हो रहा है उसको नहीं बुलाते, मीन्स उसको माइनस कर दिया। दे आर अनहैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ पंजाब। ये उनको कहते हैं कि आप सारा बोझ हम पे डालते हैं, सारा बोझ आप केपी पर डालते हैं, केपी गवर्नमेंट पर डालते हैं। अगर हम नहीं आते तो आप तो पिंडी और इस्लामाबाद से भी 200 लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। विच इज आई थिंक समहाउ वो किसी हद तक वो बात उनकी दुरुस्त भी है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई तहरीक वगैरह जो है ये चलेगी। अगर तहरीक का इनमें दम खम होता तो इमरान खान इन पे अदम एतमाद ना करते, और अलीमा खान जो थी तो वो कासिम और सुलेमान की आमद का वैसे झूठा शोशा उनको ना छोड़ना पड़ता। अच्छा, वो भी इन पे एक अदम एतमाद अच्छा है। असलम साहब, इससे पहले कि हम प्रिसाइसली इस सूबे के ऊपर बात करें और मौलाना साहब क्या सोचते हैं उस पर बात करें, लेकिन आपका एक इंप्रेशन क्या है? एक जमात जो कि पहले आप लोगों के साथ मिलके तहरीक चलाना चाह रही थी, यानी कि उसके अंदर वो चाह रहे थे कि
JUI भी उनके साथ हो और उनके शरीके सफ़र हो। और अचकजई साहब की भी बात हो रही थी कि उनको भी साथ मिलाया जाएगा। फिर बाद में नौबत ये आई और ख़ासतौर पर जो बयान दिया गया था अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से अभी रिसेंटली मौलाना साहब से मुतालिक, और उससे पहले ही हमने देखा कि दूरियां हो गई थी। फिर कासिम और सुलेमान का नाम भी सामने आया। आपको लगता है कि जो कन्फ्यूजन है कोई तहरीक चला पाएगी तहरीक इंसाफ तने तनहा? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात सीधी सी है कि तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त क़यादत है, जो इसको कायद कहते हैं, जो पार्टी सरबराह है, वो तो जेल में है। पीछे जो लोग हैं वो सब नामजद करता हैं और वो अपने मैं समझता हूँ कि उन पे बाकी क़यादत उनके साथ नहीं चल रही। जैसे मेरे दोस्त अख्तियार वली साहब ने फरमाया, अच्छा, तो अंदर इनके इतना ज़्यादा बहरान है, वो बहरान अब पार्टी से बाहर निकल रहे हैं। यही वजह है हमारे और इनके दरमियान में इत्तेहाद नहीं हो सका। और ये PTI के दोस्त जिस वक्त हमारे पास बैठे होते थे, बैरिस्टर गौहर साहब थे या सलमान अकरम राजा साहब थे या दीगर हजरात थे, उमर अयूब साहब थे, ये सब लोग बैठे होते थे तो उस वक्त बाहर ये ज़ुबान इस्तेमाल अकरम वकास और बैरिस्टर सैफ और ये अली अमीन ये ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे होते थे, वो अंदर बैठे हमसे माजरतें कर रहे होते थे। तो अब ये सूरत हाल तो पहले दिन से जारी है और ये लोग पार्टी के अंदर तो जो हैं, लेकिन ये किरदार किसी और का अदा कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि अपोजिशन की जमातें PTI के साथ कोई इत्तेहाद कर सकें। तो लेकिन क्यों नहीं चाहते? आपको क्या लगता है क्यों नहीं चाहते? क्या वो बानी के साथ कोई मुखलिस नहीं अदा कर रहे हैं? ये अपने जी साफ ज़ाहिर है मुखलिस होते बानी के साथ तो यहाँ तक बात ना पहुँचती ना। बानी के साथ मुखलिस होते तो मैं समझता हूँ पार्लियामेंट में 90 अरकान है इनके, अगर कौमी असम्बली के सारे अरकान सुबह जाके अडयाला के दरवाजे पे बैठ जाए और अपने आप को सरेंडर कर दे, गिरफ्तारी दे दे, पार्लियामेंट कैसे चलेगी? चलो इस्तीफा नहीं देते, चलो बड़ी बात है इस्तीफा देना, चलो कम से कम गिरफ्तार हो जाए जाके, तब भी हुकूमत रुक जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये अली अमीन वगैरह नहीं चाहते अपोजिशन का इत्तेहाद हो, और अगर अपोजिशन का इत्तेहाद होता है तो अली अमीन की दुकानदारी खत्म हो जाएगी। अगर बानी पार्टी बाहर आ जाते हैं तो अली अमीन की हैसियत खत्म हो जाएगी। तो अली अमीन इस चीज को वहां की सूबाई असम्बली में उनके अरकान पहचान चुके हैं इन सारी चीजों को। अच्छा। और मेरे दोस्त जो PTI के टेलीविजन चैनलों पे आते हैं, पता उनको भी सब कुछ होता है। जैसे कि अब तो खुल के अपना राजा साहब ने और जुनैद अकबर ने कह दिया है और इसके बाद आलिया हमजा भी बोली हैं। तो आप देखें ना कि कल तक पंजाब पुलिस उनको अटक तराश नहीं करने देती थी। अब तो मैं समझता हूँ कि जितना उन्होंने इनको इज्जत दी है, प्रोटोकॉल दिया है और लाहौर ले गए हैं, वहां की वो भी कोई अंडरस्टैंडिंग है आपकी नजर में? तो जी बिल्कुल साफ ज़ाहिर है। और ये तो अख्तियार वली साहब ने इनको बिरयानी क्यों नहीं खिलाई? ये तो मेरा ख्याल मुस्लिम लीग वालों ने पूरी मेजबानी तो सही नहीं अपनाई, इन्होंने बिरयानी भी खिलानी चाहिए थी, शरबत भी पिलाने चाहिए थे, मौसम की एंजॉय भी इनको कराना चाहिए था। गौरी साहब, मेरे ख्याल में बिरयानी से पहले उनको ये सिखाना जरूरी था कि इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचते हुए रास्ते में 3 जिले आते हैं या 13 आते हैं, पहले उनकी रियाजी ठीक करनी है, बिरयानी बाद में खिलाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं इख्तियार साहब। बहुत शुक्रिया। आपकी बात मुकम्मल होगी असलम साहब? जी, मैं यही अर्ज करना चाह रहा था कि PTI अपने बहरानों का शिकार है। अच्छा। PTI को किसी बाहर से हुकूमत की या किसी अपोजिशन पार्टी को कि उसको नहीं नुकसान पहुंचा रही, जितना वो उसके अंदर जो उसके मैंने ये कल कहा भी था, मीर जाफर और मीर सादिक के नाम दिए थे उन हजरात को जो पार्टी को अंदर से नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कभी भी ना बानी पार्टी के साथ मुखलिस है, ना पार्टी के साथ मुखलिस है, अपनी पार्टी के साथ मुखलिस है। ये नहीं चाहते कि खान साहब बाहर, अगर खान साहब बाहर आ जाएंगे तो फिर इनकी दुकानदारियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है। इख्तियार साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो जिस तरह से कह रहे हैं कि जानबूझ के ये किया गया, और अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते थे कि इत्तेहाद हो मौलाना साहब के साथ, एक तो यह है कि हल्के की सियासत भी अपनी होती है और इतना क्रिटिसिज्म करते रहे तो अब दोबारा उस नहज पे आ गए। आपको लगता है जानबूझ के ये सारा कुछ कि PTI के साथ इत्तेहाद ना हो? देखिए, जमीयत के साथ PTI का इत्तेहाद जो है ये सिर्फ गैर सियासी नहीं, ये गैर फितरी भी है। किसी तरीके से मुझे इसके ना होने का 99.9% मुझे यकीन है कि ये नहीं होगा। अच्छा। बिकॉज एक बिजली का आप समझ लें कि एक बिजली का लाल वाला तार है, दूसरा काले वाला, इनका आपस में मिलाप हो, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट होगा, धमाका होगा, ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। JUI का, मुस्लिम लीग नून का, ANP का, पीपल्स पार्टी का, खैबर पख्तूनख्वा का मैंडेट जो है वो
पीटीआई के घर में पड़ा नहीं, लेकिन मुझे एक चीज जरा समझाइएगा कि ये हल्के की सियासत तो अपनी जगह है, लेकिन जब नून लीग और पीपल्स पार्टी का हो सकता है, सब उसकी जानिब इशारा करते हैं कि वहां पर भी घसीटने की बातें होती थी, वहां पर भी करप्शन की बातें होती थी। सिर्फ घसीटने की और मारने की या जेल में डालने की नहीं, ये उससे भी बहुत आगे नेक्स्ट लेवल है, ये नेक्स्ट मेरे ख्याल में इससे आगे कोई लेवल नहीं है। दूसरा जो अली अमीन ने इसमें अपनी गंदगी डाली है, इस इत्तेहाद को ना बनाने में जो उसने किरदार अदा किया है, डेफिनेटली उसमें हल्के की सियासत है, उसमें जिले की सियासत है, उसमें सूबे की सियासत है। मतलब वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह हो, क्योंकि अली अमीन लोगों की सियासत वाकई में खत्म हो। जो दूसरा जो उसने चैलेंज दिया था, वैसे ही भड़क मार दी थी कि मौलाना साहब जो है तो मेरे हल्के मेरा भाई इस्तीफा देगा। इसका भाई कभी भी इस्तीफा नहीं देगा, नेवर। और अगर इस्तीफा दिया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, ये जीत नहीं सकते हैं, ये हमें पता है। ये हमें पता है कि इनके पास जो मैंडेट है वो कितना प्योर है, वो कितना ऑर्गेनिक है। आई नो दिस थिंग, वी बिलोंग फ्रॉम द सेम प्रोविंस, वी बिलोंग फ्रॉम द सेम सोइल। हमें पता है कि वहां पे क्या पोटेंशियल है। जो हुआ है वो एक अलग दास्तान है, लेकिन अभी जो ये कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, सिर्फ अली अमीन नहीं बल्कि और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद नहीं चाहते। अच्छा। और समहाउ असलम गौरी साहब से और जेयूआई से माजरत के साथ जेयूआई की 90% से ज्यादा जो क़यादत है वो भी नहीं चाहती थी कि पीटीआई के साथ इवन बैठ के मुज़ाकरात भी हो। उनके बयानिए की वजह से, उनकी बयानिए की वजह से। और देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच आई कांट से, मैं टीवी पे कह नहीं सकता। वरना जो मौलाना साहब ने एक चिट थमा दी थी पीटीआई वालों को मुज़ाकरात के वक्त, कोई उसका जिक्र ही कर दे कि उस चिट पे क्या लिखा था, जेयूआई ने क्या मुतालिबात किए थे। असलम साहब कुछ बताना पसंद करेंगे, क्या लिखा था चिट का जिसका तस्करा? बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, मैं समझता हूँ जो ज़रूरी थी, जिनको क्लियर होना ज़रूरी था, क्योंकि हमारा इनके और पीटीआई के और हमारे 15 से 20 साल में एक फासले थे बहुत ज़्यादा, और हर किस्म की इसमें चीज़ें हमारे सामने थी। तो उन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए उनसे कुछ क्लियरेंस मांगी थी। अच्छा। और जो बज़ाहिर देखा जाए तो कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं थी। कोई और सियासी पार्टी होती तो मेरा ख्याल जिसके हाथ में चिट दी थी उसी वक्त वो ओके कर देता। इनके लिए वो बड़ी बात थी, मशवरा करेंगे। तो वो ये आज तक उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहा जरूर कि हम ये कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, वो जवाब नहीं दिया। और फिर दूसरी बात कि ये आप मेरे भाई हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दे, क्या उन सवालों के जवाब देना उनके बस की बात है? बहरहाल मैं समझता था कि जो हालात में वो हमसे मिल रहे थे 26वीं तरमीम में दूसरी जगह, और हमारी आपको याद होगा असद कैसर साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था मौलाना फजलरहमान के घर की दाल मुझे बहुत पसंद है, तो हमारी तो उसकी दाल भी पसंद थी, मुर्गी तो बड़ी दूर की बात है। तो हमने कहा कि शायद उसमें ये दोस्त इतना आगे हैं तो हमारे ये छोटे छोटे तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर कर देंगे। लेकिन जब अली अमीन गंडापुर जैसे जो जुबान इस्तेमाल करते हैं माजरत के साथ गलियों के गुंडों वाली, तो फिर हमारा कारकुन तो मुश्किल होता है, फिर हम कैसे उनके साथ इत्तेहाद कर सकते। तो यही वजह हुआ कि मेरी जमात का सबसे बड़े फोरम का जब लाहौर में इजलास हुआ और उस फोरम ने इसको मुस्तरद कर दिया कि हम इनके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि इनके पास एक विजन नहीं है, एक चीज़ नहीं है। और फिर हर ओहदेदार हर चौथे दिन पर किसी ओहदेदार को यह भी नहीं पता होता कि आज वो मेरे साथ बैठा हुआ है, रात को ओहदेदार है या कल सुबह कोई और ओहदेदार होगा। तो इस सूरत हाल में कैसे हम इनके साथ इत्तेहाद कर सकते थे, कैसे चल सकते थे? अलबत्ता हम चूंकि अपोजिशन में थे, ये भी अपोजिशन में थे, हम हुकूमत के साथ मुझे ये बताइए कर रहे थे, तो हम नहीं चाह रहे थे कि अपोजिशन के अंदर मसाइल पैदा हों। इस वक्त एज ऑफ नाउ सिचुएशन क्या है? यानी कि जो पहले फासले थे, फिर उसके बाद आपने वही कहते हैं घर की दाल भी पसंद आई, और बड़ा हम यही डिस्कस किया करते थे कि जितने राब्ते हो रहे हैं तो मौलाना साहब के शेफ भी बहुत ही ज्यादा मसरूफ होगा, क्योंकि काफी लोगों का आना जाना है। लेकिन अब इस वक्त जब गंडापुर साहब ने, एक तो कहते हैं अल्फाज कोई बुरे नहीं होते, लेकिन उनको कहने का अंदाज उसको अच्छा या बुरा बनाता है, तो जिस तरीके से उन्होंने मौलाना साहब को मुखातिब किया, अभी हमारी आपसे बात हो रही है, इस वक्त वो दूरियां पहले के लेवल से ज्यादा हैं या पहले से कम है? क्या स्टेटस है इस वक्त? देखिए दूरियां तो देखें, आप अगर किसी के साथ देखें, हमारे 15-20 साल से जो तल्लुकात है, जब ये हमारे दरवाजे पे है, हमने तो खुले दिल से इनको वेलकम किया है। इश्यूज पे बातें होती हैं मुल्क के अंदर, जब सियासी जमातें चलती हैं तो इश्यूज होते हैं,
26वीं आईनी तरमीम में ये हमारे करीब आए, हमने इनको एतमाद में लिया। आपको शायद ये इल्म हो और आपके ये मीडिया पे थी कि आखिरी वक्त, आखिरी इजलास से जब ये हमारे साथ उठे हैं, हमारे मशवरे पे इन्होंने वोट नहीं दिया और इनके मशवरे पे हमने वोट दिया। ये एक तयशुदा थी। और फिर उसके बाद आज 26वीं आईनी तरमीम के साथ हमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं और वो उस दरख्त को बुरा समझते हैं जिसका नाम 26वीं आईनी तरमीम है, लेकिन उसका फल जब जुडिशल कमीशन में बैठे हुए खा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जब इस तरह का हमारा इनके दरमियान में एक पहला स्टेप आया था करीब आने का, और उसके बाद जो इन्होंने इस वक्त जो सूरत पैदा हुई है, तो मैं समझता हूँ कुछ टाइम तो लगेगा और इतनी जल्दी बहुत मुश्किल है कि हम लोग करीब आ सकें। तो अब जरा इख्तियार साहब मुझे ये बताइएगा कि एज ऑफ नाउ अब स्टेटस क्या समझा जाए? अब ये पीटीआई का ये जो एहतजाज है और फिर केपी की जो सियासत है, अली अमीन साहब की हुकूमत को क्या कोई खतरा लाहक है एज ऑफ नाउ? देखिए, एक तो मौलाना साहब जो है ना, वो जिससे मोहब्बत का इजहार करते हैं ना, जिस मेहमान के आने से वो खुश होते हैं, उसको भुना हुआ गोश्त खिलाते हैं। हम तो जब भी गए हमें तो मौलाना साहब ने गोश्त खिलाया है। कढ़ाई अलग, दमपुख अलग और टिके अलग। दाल तो हमने कभी खाई नहीं है, दाल उन्हीं को खिलाई जाती है जिनसे मेरे ख्याल में, लेकिन पूछा होगा मेरे ख्याल में, मुझे लगता नहीं है, हालांकि वो मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि ये इत्तेहाद अगर आज तक नहीं हुआ ना, ये आइंदा भी कभी नहीं होगा। मैंने आपसे हुकूमत से मुतालिक सवाल किया, व्हाट डू यू थिंक? उस पर भी आता हूँ। अली अमीन की हुकूमत जो है वो, उसकी कुर्सी 3 टांगों पर खड़ी है। वहां पर 3 फिक्शंस में पार्टी बिल्कुल वाज़े तौर पर डिवाइड है और उसमें से कोई भी फिक्शन कभी भी किसी भी वक्त टूट सकता है। उनकी कुर्सी वो कितनी देर तक संभाले रखेंगे, ये अब उनकी अकल है या उनकी वो टेक्निक्स हैं, वो कितना करते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर संभाल नहीं पाएंगे, ये भी हमें नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें भी कोई शक नहीं है कि उसकी हुकूमत गिराने में जमीयत उलमा इस्लाम या मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई पहल नहीं कर रही है। अच्छा, हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। जब हुकूमत गिरेगी तो फिर हमारे दरमियान बैठना, चीजों को तय करना, फिर अपना आईनी, दस्तूरी और पार्लिमानी रोल अदा करने के लिए उसमें, और अगर आप कोशिश करना चाहें तो उसमें कितना वक्त लगेगा? वैसे अभी तो मेरे ख्याल में कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस हमने सिर्फ अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर रखना है, तो बाकी उसमें कोई चीज नहीं रहती। अली अमीन साहब की अपना जो उनका बोझ है ना, उस बोझ के तले उनकी कुर्सी टिक नहीं रही है, उनकी हुकूमत संभाले नहीं जा रही है। देखिए, हर वजीर, मुझे आप बताइए, जिस कैबिनेट के मेंबर्स 25 से लेकर 35 करोड़ रुपए देकर 2 साल के मुआहदे पर बैठे हों, जहां पर सेक्रेटरी 10 से लेकर 15 करोड़ रुपए देकर बैठ के अपना काम कर रहा हो, अपनी सीट जिसने ली अच्छा। हो, तो मुझे बताइए ऐसी हुकूमत क्या हुकूमत होती है? यहाँ पर लॉयल्टी क्या है? कुछ भी नहीं। जो लोग कैबिनेट से बाहर हैं उनको इस आसरे और लारे पे रखा गया है कि इनके बाद फिर आपकी बारी है। अच्छा, ये टेन्योर चल रहा है, यानी कि 2 एग्जैक्टली, ओके, 2 साल की प्रॉमिस और कमिटमेंट हुई है। तो मुझे और जो ये की किसने? अली अमीन साहब ने? अली अमीन साहब ने की है। अच्छा। अरबों रुपए इस सिलसिले में इकट्ठे किए गए हैं। तो और उनकी सीट की कमिटमेंट किसने की है? उन्होंने बड़े घर को खुश किया था। अब जो है तो उन्होंने इमरान खान के घर को खुश किया था और उसमें अपनी चीजें जो है उन्हें की है। अच्छा। यार, लेट मी से वेरी क्लियर, बुशरा बीबी जब जेल से निकली अपना हिस्सा लेने के लिए, सीधा वो बनी गाला नहीं गई, वो गाड़ी लेके हिसाब किताब करने वो पेशावर पहुंच गई थी। उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया। इधर तो देखिए, इनका काम जो है ना, ये गुड गवर्नेंस नहीं है, स्कूल बनाना नहीं है, सड़क बनाना नहीं है। 13 साल में कोई बता सकता है कि किसी ने एक स्कूल बनाया हो, एक यूनिवर्सिटी, एक BHU कोई बता दे? यार, ये NMDs हैं, न्यूली मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कबायली अजला है। हाँ, किसी की सड़क बता दे अगर किसी ने बनाई। ठीक है, ठीक है। असलम साहब, मुझे जरा ये फरमाइएगा, क्योंकि हिस्से की बात हो रही है ना, तो ये एक मामला था मखसूस नशिस्तों का भी, और इलेक्शन कमीशन ने इस पर फैसला जारी कर दिया है। क्या आप मुतमईन हैं इस फैसले पे? देखिए, मैं माजरत के साथ, अपने दोस्त से माजरत के साथ ये कहूँगा कि हमारे यहाँ हम तो एक पार्टी के अंदर एक चीज़ इस वक्त अब चल रही है कि ये जो हमारे साथी होते हैं, मुस्लिम लीग हो या दीगर हजरात जो PDM में रहे हैं, ये हमारे बहरानों के दोस्त होते हैं। जब इनके हाथ में कोई कलम आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, कोई हथियार हो जाए, फिर हमारे दोस्त नहीं होते। जब पावर में हूँ, फिर ताकत में हूँ, और अब हमारी 2-4 सीटें अगर हैं वो भी इनसे हजम नहीं होती, तो हम अब क्या कह सकते हैं
तो ये सियासत है और आगे जाके हो सकता है कि कल को फिर इनको हमारी ज़रूरत पड़ जाए। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बड़ा दिल करना चाहिए था। मुस्लिम लीग KPK के दोस्तों ने जो किया है वो कोई जल्दबाजी में शायद फैसले किए हैं, ऐसा उनको नहीं करना लेकिन चाहिए। अब ये जो इलेक्शन कमीशन ने किया है कम अज कम कि ये 9 मखसूस नशिस्तें आपको भी और फिर इनको नून लीग को भी मिली हैं, फिर PP को 5 और PTI और ANP को 1-1 नशिस्त मिली है, आप इससे भी मुतमईन नहीं है? देखिए, अब इस पे हमारी लीगल टीम इस पे गौर खोज कर रही है और हम उसको देख रहे हैं। हो सकता है हम किसी कोर्ट में चले जाएं या आगे ले जाएं इसको, तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहें? खुश नहीं है वो? यार, एक आध सीट अगर इनको फालतू मिल जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अगर हमारे पास आ जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपोजिशन की तादाद है वो बढ़ेगी। कल को हमारी सीटें JUI के काम आएंगी, JUI की सीटें हमारे एक दूसरे के काम तो पहले से आप दे देते ताकि वो भी ये कहने की पोजीशन में होते। एक दूसरे के काम आए ना, सूबे के अवाम और सूबे के मफाद के काम आएंगे। अच्छा, एक आध की सीट बढ़ने से नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात इनको इतनी बता दूं कि अगर आपकी सीट हमसे कम भी होगी ना, आपकी कदर और मंजिलत उससे ज्यादा बड़ी होगी। हमारी क़ियादत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमारे रहबर नवाज शरीफ साहब, इवन मरियम बीबी जमीयत के लिए बहुत बड़ा दिल रखते हैं, बहुत बड़ा सब्र, बहुत बड़ा प्यार, बड़ी इज्जत, बड़ा एहतराम। हमारे दरमियान में भले डिस्टेंसेस हों, ये एक बोलें कि मतलब बोरानों के साथी हैं, हुकूमत में ये हो जाता है, वो ऐसा नहीं है। बाखुदा इसमें कोई लफाजी नहीं है कि जितनी मोहब्बत, जितना तौकीर और एहतराम का रिश्ता मौलाना फजल रहमान उनकी जमात के साथ हमारा कारकुनों से लेकर क़ियादत तक है, शायद वो किसी के वो मिसाली है। दिस डजंट मेक अ डिफरेंस कि एक सीट इनके पास कम है या हमारे पास कम है या ज्यादा है, ये दिस डजंट मेक। मौलाना साहब की ग्रीवेंसेस तो ऑब्वियसली हैं, लेकिन आप समझते हैं कि जो एक वो मैं कह रहा था इससे पहले भी कि बात कहने का अंदाज भी बड़ा मैटर करता है, उस लिहाज से आप समझते हैं कि आप फितरी तौर पर इनसे ज्यादा करीब हैं या आगे मुस्तकबिल में कोई बात हो सकती है नून लीग से या पीपल्स पार्टी से इस मुतालिक, किसी इत्तेहाद से मुतालिक? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी असलम साहब, आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि मैं तो ये समझता हूँ कि हम लोग PDM में इकट्ठे रहे हैं और फिर 16 माह की वो बहरान वाली हुकूमत में भी हम ना चाहते हुए भी हम इकट्ठे रहे हैं और इस हुकूमत के बढ़ने से कबल भी वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कहा था कि हम आपको साथ लेके चलना चाहते हैं और स्टिल अब तक जब भी मिलते हैं तो उस वक्त तक कहते हैं कि कब आप हल्फ उठा रहे हैं। तो मैं इसमें ये नहीं समझता कि हमारे और इनके दरमियान में कोई ऐसी चीज़ें हैं। हम सियासतदान हैं, सियासी जमातें हैं, हम इशूज़ पे इख्तलाफ कर सकते हैं, हम वज़ादार लोग हैं, हम एक दूसरे से जब मिलते हैं मोहब्बत और प्यार से मिलते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बड़ा दिल मुस्लिम लीग करती, जैसा कि मेरे दोस्त फरमा रहे हैं, इनकी क़यादत के हमारे लिए बड़ा दिल रखती है, तो मैं हम देखेंगे आपकी क़यादत जो बड़ा दिल रखती है तो वो इस स्टेप पे जो आपकी लोकल क़यादत ने स्टेप लिया है उस पर क्या कदम उठाती है। और मैं समझता हूँ कि इससे हमारी दिल आज़ारी हुई है, हमारी क़यादत की भी दिल आज़ारी हो रही है, हमारी सूबाई जमात की भी दिल आज़ारी हुई है, हमारे कारकुनों की भी। गौरी साहब, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका अजाला भी हो जाएगा, अजाला होगा इंशाल्लाह। अच्छा, और सेनेट इलेक्शन में कोई है आप लोगों का आपस में कोई? यस, वी विल गो टुगेदर, वी विल मूव टुगेदर, जॉइन हैंड्स। और हमारे यहाँ एक फार्मूला बहुत पहले से बन गया था। वी मींस यू, JUI इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, कि एक टेक्नोक्रेट की सीट पे हमने इनको सपोर्ट करना है, जनरल पे इन्होंने हमें सपोर्ट करना है, ठीक है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लेडीज की सीट है उस पे हमने उनको सपोर्ट करना है, ठीक है। असलम साहब, ऐसे ही है आपका भी इसी फार्मूले पे आप मुत्तफिक हैं? जो गुज़श्ता साल बना था हमारा एक फार्मूला, तो आई होप वही कैरी। जी असलम साहब, देखिए, हम लोग आपस में मुज़ाकरात तो कर रहे हैं, अभी किसी फाइनल स्टेज पे तो नहीं पहुंचे, बातचीत तो चल रही है, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है कि कोई हमारा ऐसा कदम है जिस कदम को उठाने से, क्योंकि अगर हम अपोजिशन जमातें नहीं मिलती आपस में तो फिर इधर उधर के लोग बीच में एंट्री मार जाएंगे और KP की असम्बली में फिर वो दौड़ धूप शुरू हो जाएगी और ख़रीदो फरोख्त शुरू हो जाएगी, ये जिसके लिए फिर रास्ते रोकने मुश्किल हो जाएगा और असम्बली के और जमहूरियत के लिए भी मुनासिब नहीं है और बदनामी का बायस बनेगी।
तो हमारी ख्वाहिश तो यही है कि अपोजिशन जमातें मिलके हम लोग मिलके जो है ये सारे मामला करें। नहीं तो ऐसी कोई खबर है कि कोई चमक फैक्टर यूज हो सकता है असलम साहब, कोई ऐसी खबर है माजी में ऐसा होता? ये तो क्लियर है, जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि 3 ग्रुप पीटीआई में बने हुए, मैं तो ये सुना है कि 5-6 ग्रुप बने हुए हैं, जो हर आदमी अपने साथ बड़े सौदे करता फिरता है कि मेरे पास इतने एमपी है, मुझसे क्या बात करोगे, मेरे साथ इतने एमपी है, मुझसे क्या बात करोगे। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, कोई छुपी बात नहीं है। और कोई नर्फ वगैरह भी लग रही है। और खरीदार हजूर ब्रीफ केस लेके वहां फिर रहे हैं, खरीदार बहुत से वहां ब्रीफ केस उठाए फिर रहे हैं। अच्छा। और ये हर किसी को पता है। हम इसीलिए चाहते हैं कि अपोजिशन कम से कम आपस में मुत्तहिद हो जाए और हम अपने आप को सेफ कर लें, अपने एमपीएस को भी सेफ कर लें, जरा जवाब लेने को भी सेफ कर लें। जी, अब पीटीआई के तकरीबन कोई 3 से 4 दर्जन के लोग हैं, 4 से ज्यादा हैं, 4 से भी ज्यादा हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, और वो उन्होंने एक मुख्तलिफ ग्रुप्स बना के, वो इस वक्त मार्केट में ये बात बड़ी मशहूर है कि 5 करोड़ रुपए से जो है तो बोली उनकी शुरू हो रही है, हो चुकी है। अब ये जाएगी 21 तारीख को, ये कहाँ तक पहुंचेगी ये देखेंगे। लेकिन ये जो मैंने आपको कहा ना कि 3 वो धड़े हैं जो बड़े बड़े धड़े हैं, लेकिन छोटे ग्रुप्स भी बन चुके हैं। वो चीज अब नहीं रही और मंडी वहां पे लग चुकी है। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब फॉर योर टाइम। ब्रेक लेंगे और फिर थोड़ा अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम। और प्रोग्राम के इस हिस्से के लिए हमारे साथ वैसे तो मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं। असलम गौरी साहब का हम शुक्रिया अदा कर चुके हैं और अब हमें ज्वाइन करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो यह है कि पाक भारत जंग के बाद सिचुएशन कहाँ तक पहुंची, फिर ईरान का मामला रहा, खित्ते की सूरत हाल ज़ाहिर अपनी जगह है, लेकिन ये जो प्रॉक्सीज हैं उनका भी मसला अपनी जगह है। और एक अभी जो है वो सिलसिला ये हुआ है कि ये जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी जो है ये अब फेडरल कॉन्स्टेबलरी हो गई है और इसमें इस हवाले से ऑर्डिनेंस एक जारी कर दिया गया है। तो अब ये है कि उसके मुताबिक हो ये रहा है कि चारों सूबों में, यानी कि सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी काम करने का उसको इख्तियार होगा। तो ज़रा जान लेंगे थोड़ा सा अपनी मालूमात के लिए कि ये आखिर वजह क्या है इसकी और इससे क्या हासिल होगा। हारिस नवाज साहब, सर बहुत शुक्रिया। ये ज़रा फरमाइएगा कि ये क्या मकसद है इसका, इसके क्या अगराज़ व मकासद होंगे, क्या हासिल होगा, कितना बेनिफिशियल है ये? देखिए सदी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एफसी जो आपके सामने फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, आपको पता है कि वो इतनी फाल नहीं थी, उसकी इतनी वो ट्रेनिंग नहीं थी, दे वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, दे वर नॉट वेल इक्विप्ड आल्सो। और अभी जो फेडरल ये कॉन्स्टेबलरी बना दी है, इसका मतलब ये है कि एक तो ये तमाम सूबों में, इस्लामाबाद में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में इनकी भर्तियां होंगी। अच्छा। ये लोकल वहाँ के लोग होंगे, फिर पुलिस के आला अफसर वहां पर इनको कमांड करेंगे। अच्छा। इनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग की जाएगी, उसके बाद इनको बहुत अच्छा वेपन और इक्विपमेंट दिया जाएगा। आई वुड से दे विल बी नीम फौजी दस्ते बन जाएंगे। अच्छा। पुलिस और फौज के दरमियान में दे विल बी, जहाँ हर बात पर फौज को बुला लिया जाता था, आई थिंक जो अभी आपके सामने बॉर्डर पे जो इंटरनल वहां पर एक्सटर्नल सिचुएशन है, उसके बाद इंटरनल प्रॉब्लम हो जाती है, कभी आपके यहाँ पर एक्टिंग प्रॉब्लम हो जाती है, सेक्टेरियन इशूज हो जाते हैं, दहशतगर्दी के इशूज हो जाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम होते हैं। वहां पर फौज इस वक्त बहुत सख्त बिजी है। ये लेकिन उसके लिए फॉर माय ओन इंफॉर्मेशन, उसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स के तौर पर रेंजर्स भी तो मौजूद हैं। देखिए, रेंजर्स बिल्कुल मौजूद है, रेंजर्स काफी ज्यादा तादाद में आपकी बॉर्डर पे भी होती है। हाँ। तो इसको हर सूबे में, हर सूबे के अपने इलाके के लोग होंगे, दे विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अच्छा। वहां पर रेडीली अवेलेबल होंगे। किसी वक्त इमरजेंसी होती है, एफसी के लोग कहाँ से आपको बुलाने पड़ते थे, बलूचिस्तान से लाने पड़ते थे, लेकिन ये अब लोग रेडीली अवेलेबल होंगे और आपके पास ये इमीडिएट अवेलेबल फोर्स हो जाएगी। तो इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इस पर ट्रेनिंग इतनी बहुत अच्छी कराई जाएगी, वेपन इक्विपमेंट दिया जाएगा, और जो आजकल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स होती हैं, टेररिज्म की प्रॉब्लम होती है, इंटरनल इशूज हो जाते हैं, सेक्टेरियन इशूज हो जाते हैं, और इस तरह की जो भी नार्कोटिक्स की प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीजों में इसको इस्तेमाल करेंगे। फौज कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन एंड टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई कर रहे हैं बलूचिस्तान में, केपीके में, वहाँ इस्तेमाल होगी और ये बड़ा रिलीफ का काम होगी। और नीड भी ये, और ये जाहिर है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर होगी, ये इसमें इम्पोर्टेंट और कहीं पर भी उसके होगा। अख्तियार साहब, आपका इस पे
क्या नुक्ता नज़र है? काफ़ी एक बड़ा सिग्निफिकेंट ये इकदाम है और आप पहले भी कंसर्न शो करते रहे, लेकिन अब आपको लगता है इस्तेदाद बढ़ेगी इससे? इसके 3 वजूहात जो मेन है, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं आपको 3 बता देता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले जितना काउंटर टेररिज्म को उसके लिए जितने पैसे दिए गए थे वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, ना काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज किया, ना उसको रिस्ट्रेंथन किया, ना उनको इक्विप्ड किया गया, बल्कि वो पैसे खाक हो गए हैं। अच्छा। पुलिस को इतना पोलिटिसाइज कर दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा में कि वो अब इतनी कैपेबल नहीं रही कि वो वॉर अगेंस्ट टेरर में जाके वो परफॉर्म कर सके। अच्छा। और दहशत गर्दी दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। पुलिस का जो किरदार वहां पे होना चाहिए था वो अब रहा नहीं, वो करने के से वो कासिर हो चुके। अच्छा, अब तीसरी में अगर उस पे रीजन पे आऊं तो वो ये भी है कि गुज़श्ता 1.5 साल से फेडरल लेवल पे, जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर भी बैठे हुए थे, मिनिस्टर एनर्जी अवैस लगारी साहब भी बैठे हुए थे, और फिर इन्होंने दौरा भी किया था केपी का, और फिर अली अमीन के साथ केपी जो सीएम उनके साथ मीटिंग की थी कि वापडे के जो वो है महकमा है पेस्को जो बिजली देता है, लोगों ने हुक्स डाले हुए हैं, डायरेक्ट कनेक्शन लिए हैं, उनको उतारने का कुछ बंदोबस्त करें। लोगों को 140 अरब रुपए की चोरी होती है, चोरी रोकने के लिए कोई हमें पुलिस फोर्स दे। अच्छा। 1.5 साल गुजर गया पेस्को में, सिर्फ पेस्को में 140 अरब डिस्कोस में सबसे ज्यादा यहीं पे होगी। ओके। सर, तो उसमें कोई मदद उन्होंने पुलिस के जरिए नहीं की। सो इसकी जरूरत बड़ी महसूस की गई कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो एक तरफ जाती है और वफाक जो है वो दूसरी तरफ जाता है। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए, फिर वहाँ पर ऐसी चीज़ों को सेट करने के लिए जो इंतज़ामी तौर पर मुल्क के जो कौमी एसेट्स हैं उसको नुकसान पहुँचाने के लिए उसकी एक ज़रूरत महसूस की जा रही है। अच्छा। तो मेरे ख्याल में FC को अब फेडरल कांस्टेबलरी बनाकर आप कह सकते हैं कि एक नीम फौजी दस्ता भी होगा और फौज के बाद आपका एक बड़ा मजबूत एक अच्छा भी बनेगा। ये फरमाइएगा हारिस नवाज साहब, जाहिर है ये बड़ा चैलेंजिंग चीजें होती हैं काफी सारी, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करना चाहें ताकि लोगों की कंजप्शन के लिए, कि पहले इश्यूज क्या थे FC के, क्योंकि लेवीज के हवाले से भी हम बात करते रहे हैं कि उनके पास हथियारों के भी इश्यूज थे, फिर उसके बाद यह है कि तैनातियों के मामला भी थे, फिर काफी सारी चीजें होती थी। FC के क्या हालात थे अब, और उस फोर्स की तादाद कितनी थी और इसको कितना बढ़ाया जाएगा अभी? देखिए, ये तो अभी बहुत ज्यादा तादाद में, पहले भी अगर आपको लेवीज का भी पता हो तो 85,000 बलोचिस्तान में लेवीज थे और उनमें हाजिर सर्विस 20,000 के करीब थे। बाकी सब वहाँ के जो सरदार थे उन्होंने अपनी मर्जी के अपने ट्राइब के, आई बिलीव आपने भी फरमाया था ये, ठीक है जी, वो आते ही नहीं थे और वो तनख्वाहें उनको मिल रही थी ना, और वो डिप्टी कमिश्नर के अंडर आते थे, कोई उनका ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेनिंग नहीं था, कोई कुछ पूछने में, देवर जैसे सिविलियन बंच ऑफ पीपल। तो इसलिए इसकी ये जरूरत महसूस की गई कि ये फेडरल कांस्टेबलरी बनाई जाए जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग वहां के हों, कश्मीर के हों, इस्लामाबाद के और उसके बाद पूरे सूबों के, और वो बहुत ही उनको ट्रेनिंग बहुत अच्छी, मेरे ख्याल में तो बल्कि आई वुड सजेस्ट इनकी ट्रेनिंग फौजी यूनिट्स के अंदर होनी चाहिए, जैसे पुलिस की पीछे हुई थी। अच्छे लोग भर्ती किए जाएं, सिलेक्ट किए जाएं, बहुत लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और उनको फौजी तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, और उसके बाद फिर पुलिस के लोग आला अफसर जो होंगे, SSP लेवल के, SP लेवल के, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको कमांड करेंगे। और ये बड़ी ही अच्छी होगी। फौज की अन्य जो एम्प्लॉयमेंट होती थी, कभी आपके इवन आई वुड से कि आपको फ्लड्स आ जाते हैं, तो नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं, इस तरह की चीजों के हम इस्तेमाल कर सकते हैं और काउंटर टेररिज्म में बहुत ही इनका इस्तेमाल होगा। तो आई थिंक इस लिहाज से पुलिस अपना काम करेगी। ये पुलिस और मिलिट्री के दरमियान में लोग आर अवेलेबल, और इसको अभी जाहिर है कि इसका ऑर्डिनेंस भी इशू हो गया, तो दैट मींस नाउ ये इफेक्टिव हो गई अब इसकी। और जाहिर है क्योंकि पहले तो एक सूबे तक महदूद थी ना, लेकिन अब इसको फेडरल फोर्स बनाया जा रहा है तो इसके अंदर नंबर्स भी इंक्रीज होंगे। लेकिन एक चीज मुझे ये बताइएगा कि इसके अंदर चूंकि एक तो बात कर रहे हैं हमारे साथ इख्तियार साहब, तो वो फरमा रहे हैं कि पोलिटिसाइज भी काफी कर दिया गया था पुलिस को, और फिर मतलब जाहिर है कि वो कुंडम वगैरह का मसला भी बता रहे हैं कि रिकवरीज नहीं होती थी। तो आपको लगता है इस साइड भी मुआविन होगी, क्योंकि इसकी जो मेरे ख्याल में कंट्रोल है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होगा, ऐसे ही? ये मिनिस्टर इंटीरियर के अंदर आएगी। आपके मिनिस्टर मोहसिन नकवी है, उनके अंदर उनकी ये टीम होगी, पार्ट ऑफ सिविल फोर्सेज। और सेकंड ये कि देखिए कई जगह पर आपको इसकी जरूरत पड़ती है, नेशन बिल्डिंग के लिए इतनी बड़ी फोर्स अवेलेबल है,
आपको वापडा में चाहिए, आपको के इलेक्ट्रिक में चाहिए, आपको उसके बाद और के फ्लड्स आ जाते हैं, आपके यहाँ पर और क्लेमिटीज आती हैं, उसके काउंटर टेररिज्म में, इवन नार्कोटिक्स के लिए स्मगलिंग में, जहां भी आपके ये फोर्स को इस्तेमाल की वेल ट्रेन्ड फोर्स होगी और इनको बहुत आला तरबियत भी दी जाएगी। और इसको मैं तो कहता हूँ इसको फौजी कैंटोनमेंट के अंदर इनकी जब भर्ती की जाए तो वहां पर वो ट्रेनिंग दी जाए, अच्छा, ताकि दे शुड लुक लाइक अ डिफरेंट फोर्स। ओके, और ये बड़ा ही आपको सपोर्ट करेगी सिविल आर्म फोर्सेस के अंदर। एक हर जगह ये मौजूद होगी, आपके इंस्टॉलेशंस के लिए, आपके इंपॉर्टेंट जगह के लिए एक्टिव फोर्स अवेलेबल हो जाएगी। यानी कि फिर हमारा जो एक डिफेंस हो इस तरह से तो वो लेयर्ड हो जाता है एक तरीके से, लेयर डिफेंस, एब्सोल्युटली। तो ये एक बहुत ही अच्छी सोच है और फिर ये बड़ी जल्दी इफेक्टिव भी हो गया। ठीक है, डिपेंड ये करता है कि इसकी भर्ती के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो क्राइटेरिया रखते हैं, इतनी हाइट, इतनी एजुकेशन, ये मेडिकल, सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। और सिफारिश इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो एक होता है ना पॉलिटिकल पुलिस में कोटा दे रही है, इतने लोग भर्ती कर लें पुलिस ये देखना चाहिए। इख्तियार साहब, आपकी असेसमेंट क्या है कि ये जो अमनो अमान की सूरत हाल केपी के हवाले से और वैसे भी हम बात करते हैं, और दूसरा ये तो काम हो रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि लेविस को टच किया गया है या उनके बारे में भी कोई फैसला किया जाएगा आगे चल के? नहीं, वो इसके साथ लिंक आप ना करें, उसके लिए अलहदा एक सोच रखी जा रही है। अच्छा, रखी जा रही है, लेकिन डेफिनेटली इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा ये एलिमेंट शामिल है कि मतलब आप इतनी बड़ी फोर्स बना के आपने उसको एक रिवायती फोर्स से भी ज़्यादा नीचे उसका लेवल आप ले आए हैं कि वो न ड्यूटी पर आते हैं, ये मतलब बड़े बड़े खानों, नवाबों और जागीरदारों और सनतकारों के पास वो ड्यूटी देते हैं और वो अपना जो प्रोफेशनल उनकी ड्यूटी है वो नहीं करते। तो मैं इंडोर्स करता हूँ ये ब्रिगेडियर साहब, हारिस साहब ने जो बात की है ये बिल्कुल ठीक है कि उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए। इवन जिस तरह आर्मी के लोगों की ट्रेनिंग होती है ऐसे ही प्रोफेशनली, प्रोफेशनल तरीके से, और इन्होंने अब परफॉर्म करना होगा। मतलब खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे में और जैसे बलूचिस्तान जैसे सूबे हैं जहाँ पर आपको पता है कि प्रॉक्सीज जो हैं तो वो अपनी शरारतों के इंतहा पे पहुंच चुके हैं, और पुलिस का देख लिया हमने कि मतलब पुलिस इज नॉट कैपेबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डे। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए मेरे ख्याल में इट्स अ गुड वो है स्टेप है, और इसका एक अच्छा इम्पैक्ट मुस्तकबिल में इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच इख्तियार वली साहब फॉर योर टाइम सर। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सर आप भी हमारे साथ मौजूद और आपने हमें समझाया कि ये किस तरीके से हाउ इट वर्क। बहुत शुक्रिया आपका भी। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आके प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने ज़ाहिर बात की कि किस तरीके से तहरीक चलेगी और फिर केपी में क्या सिचुएशन रहेगी। तो उसके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से जो तहरीक शुरू करने के हवाले से जो कमिटमेंट है उसके ऊपर भी कंसर्न शो किए गए, और इवन जो ऑपोजिशन है जो इस वक्त ज़ाहिर है केपी की अगर मैं बात करूं तो वो लोग भी समझते नहीं है कि कोई थ्रेटनिंग हो सकता है, और फिर वो यही कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अपनी गवर्नमेंट सेव करने के लिए सारे मेजर ले रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो हमने बात की वो ज़ाहिर है वो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड ये जो एफसी का स्टेटस चेंज किया गया है। तो अब ज़ाहिर है कि ये पूरे मुल्क में न सिर्फ ये कि कहीं पर भी उनको बुलाया जा सकेगा, और फिर ये एक दरमियान में एक लेयर्ड डिफेंस की सूरत में ये ज़ाहिर है कि मुल्क के काम आएगी। और ख़ास तौर पर ये जो जिस तरीके से इख्तियार वली साहब ने कहा कि वहाँ से वसूलियों का, वापडा के और पेस्को के वसूलियों के इशूज़ थे, उसके अंदर भी काफ़ी मुआवन हो सकेगी। तो लेट्स सी, भर्तियों में शफाफियत होगी और फिर ट्रेनिंग अच्छी होगी तो फिर इंशाल्लाह नतीजा भी अच्छा होगा। तो प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही। अशफाक इसाक सती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।